यस सर, क्वेश्चन तो इजी है पर समझ नहीं आ रहा कैसे सॉल्व होगा। ओके चलो अभी क्लास होने दो, उसके बाद पूछ लेना, फ्री हूँ क्लास के बाद पूछ लेना आराम से। ठीक है सर। ठीक है, तो बढ़िया मौसम में सब लोग सो रहे हो बढ़िया से या पढ़ाई कर रहे हो बढ़िया से? सर दोनों। दोनों हो रहा है। हाँ बढ़िया मौसम में नींद भी अच्छी आती है। यस ओके चलो। इस बार सर टेस्ट आज दिया तो था? नहीं हुई सर बारिश, आज तो हुई नहीं, तो सर आज कैसे मौसम में? सर सुबह में हुई थी, मतलब एकदम सुबह में। हाँ सुबह हुई थी बारिश। अभी तो मौसम मैंने ठीक ही है, गर्म तो नहीं हो रहा, सही है। तो इस बार आपका टेस्ट भी है इस वीक में तो? यस सर, सिलेबस बता दो। है ना, सिलेबस मैंने बता दिया, जहाँ तक आज पढ़ूंगा वो होगा। गॉस लॉ इसको मैंने अब तक पढ़ा है, प्लस न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, वो और देख लेना, तो वो भी करेंगे। ठीक है सर पहले काइनेमेटिक्स डाल देते सर, वो ठीक रहता। क्लास क्या होता है, सबको डिस्टर्ब होगा ना, सबको काइनेटिक्स थोड़ी पढ़नी होगी। सर बताने के लिए नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सर टेस्ट में डाल देते आप काइनेमेटिक्स, तो वो ठीक रहता। पिछली बार क्या डाला तुमने? काइनेमेटिक्स डाल दी। हाँ तो वही काइनेटिक्स। हाँ सर एक बार और आ जाती तो ठीक है। एक बार और दोबारा आ जाएगी, रिपीट कर देंगे कुछ टाइम बाद। हाँ यस सर वो ठीक है। रिपीट कर लेंगे। या पहले एक राउंड मार लो सबका, फिर अगला राउंड मार लेंगे, है ना? ओके चलो। तो भाई गॉस लॉ पढ़ चुके हैं अब तक हम यहाँ पे। सर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हुई। ओके अभी कर देता हूँ। तो अब तक हमने जो है गॉस लॉ पूरा पढ़ लिया है। अब गॉस लॉ से कुछ ना रिलेटेड चीजें हैं, एक दो चीजें बताता हूँ आपको, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप अब आ रही होगी स्क्रीन सबको? यस सर। ओके तो हमने गॉस लॉ पढ़ लिया था, और गॉस लॉ पे बेस्ड जो डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो सिमेट्रिक चार्जेस के लिए मैंने कहा था ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत जल्दी निकाल देता है। तो इनफाइनाइट चार्ज आपके हैं, इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज या पैरेलल लाइन ऑफ चार्ज, उन सब के लिए हमने निकाला था ये लास्ट टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये सब डेरिवेशन आपको क्लियर होगा, गॉसियन सरफेस मान के हम लोग ड्राइव कर लेते हैं। ये वाला केस था, ये वाला केस था, ये सब आप निकाल चुके हो ना। और ये आपने देखा था अगर दो प्लेट होंगी तो उनके बीच में फील्ड कितना होगा, किनारा में कितना होगा, डायरेक्शन देख के हम लोग ऐड करके वेक्टर की तरह कर सकते हैं उसे। और मैं आपको बता था कि कैपेसिटर में फिर कैसे यूज करेंगे उस चीज़ को, सब देख चुके हैं। कैपेसिटर कुछ अंदर की चीज़ें, वो बाहर की चीज़ें फिर आगे बढ़ते हैं। पहले तो ये है, इसमें देखो। अच्छा पहले ये होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन, मैंने बहुत पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन जो होती हैं ये किसी चार्ज से जो निकलती हैं, क्या ये नंबर इंटीजर नंबर होता है या कुछ भी नंबर ऐसा भी हो सकता है 1000.49? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है फिर नंबर ऑफ फील्ड, क्या ये इंटीजर होना जरूरी है, मैंने क्या बोलते हैं आपको, होल नंबर होना जरूरी है या ऐसा भी हो सकता है? सर इंटीजर ही होना चाहिए। इंटीजर ही होना चाहिए, ऐसा लगता है मैं ना, इंटीजर होना चाहिए। लेकिन फ्लक्स जब आप निकालते हो, अब आप गॉस लॉ पढ़ चुके हैं, पता है जब गॉस लॉ पढ़ोगे तब बताऊंगा आपको। तो अब गॉस लॉ पढ़ चुके हैं, आपको पता है कितना होता है फ्लक्स, नंबर ऑफ फील्ड लाइन यही होती है हमारी। तो इंटीजर होने का मतलब तो ये है कि क्यू इसका मल्टीपल हो एप्सिलॉन नॉट का, तभी इंटीजर आएगा। यस तो क्या ऐसा हमेशा हो सकता है कि क्यू इसका मल्टीपल हो हमेशा एप्सिलॉन नॉट? नो सर। नहीं है, तो ये कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे भी आ सकता है आपका वैल्यू, कुछ भी वैल्यू आ सकता है ना। तो ये एक्चुअली जो फ्लक्स लाइन है इमेजिनरी कंसेप्ट है, इसलिए ऐसा हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि इमेजिनरी है, ये कोई रियल कंसेप्ट तो है नहीं, कितनी लाइन निकल रही है उससे बाहर। तो आपने मान लिया उसकी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करने के लिए कि ऐसी लाइनें निकल रही हैं, ऐसे निकल थोड़ी रही हैं कोई बाहर। तो इसलिए ऐसा हो सकता है, पहली बात तो ये आई थिंक ये क्लियर है सबको, है ना। दूसरी बात ये है कि मान लो यहाँ पे प्लस चार्ज है और ये स्फीयर के सेंटर पे रखा हुआ है, तो इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? ये स्फीयर है और ये हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का ये इनर साइड है और ये वाला आउटर साइड है, तो इसमें कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा?
मतलब अंदर की साइड यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा। यस सर, ऐसे होगा। कुछ ना है, यहाँ पे प्लस आ जाए, ऐसा हो जाए। एक केस ये भी हो सकता है कि यहाँ जीरो हो, यहाँ प्लस हो। एक केस हो सकता है कि यहाँ भी प्लस हो जाए, यहाँ प्लस हो जाए। या कुछ और केस। सर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहती है तो अंदर की तरफ नेगेटिव आ जाएगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो नेगेटिव आएगा, क्यों? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब कैसे जीरो होती है? ये प्लस चार्ज है और ये वैक्यूम है यहाँ पे, और ये मेटल है। आप बताओ क्या बोलना चाह रहे हो आप? सर अंदर की साइड जो इनर सरफेस है, इनर सरफेस उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और बाहर की साइड पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, रीजन क्या बोल रहे हो इसका? सर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगी। जीरो कैसे होगी? जीरो तो नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो जाएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ माइनस चार्ज होगा, यहाँ प्लस चार्ज होगा, तो फील्ड लाइन ऐसे बन जाएंगी। सर ये स्फेरिकल शेल नहीं है, हाँ स्फेरिकल है। तो जीरो होगा ना सर अंदर। किसने बोला? किताबों में लिखा हुआ है। सर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है कंडक्टर के अंदर वो जीरो होती है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक जो कंडक्टर के अंदर एक गॉसियन सरफेस लें तो उसके अंदर जो नेट चार्ज होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। बिल्कुल सही है। देखो जो आप लोग पढ़ते हो ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। तो भाई ये जो प्लेट होती है ना मेटल की, ये कंडक्टर है ये, ठीक है। इस कंडक्टर को मान लो मोड़ के ऐसे बना दूं, ऐसे। तो इनसाइड द कंडक्टर की जब बात होती है तो ये इनसाइड द कंडक्टर है, ये जगह नहीं है इनसाइड द कंडक्टर, ये जगह है इनसाइड द कंडक्टर। तो यहाँ फील्ड जीरो क्यों होता है? अच्छा यहाँ फील्ड जीरो क्यों होता है? मतलब पहले ये वाली प्लेट ही देख लो मैं, यहाँ पे फील्ड जीरो क्यों होता है? या हमेशा जीरो होता है या किसी पर्टिकुलर कंडीशन में जीरो होता है? सर कंडक्टर है तो जो चार्ज है वो मतलब बाहर की तरफ चल जाएगा, सरफेस की तरफ। नहीं, ऐसा वाला कंडक्टर है तो इसमें तो बाहर अंदर कुछ नहीं है ना, इसमें क्या होगा? इसमें फील्ड जीरो क्यों होगा? ऐसा क्यों होता है फील्ड जीरो होगा कंडक्टर के अंदर? तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो स्टेडी स्टेट में आ जाते हैं। बिल्कुल। आपका भाई अगर मान लो फील्ड जीरो नहीं है, मान लो फील्ड जीरो नहीं है, तो फील्ड किसी डायरेक्शन में होगा। मान लो फील्ड इधर को है तो क्या होगा? अगर फील्ड इधर को है तो इलेक्ट्रॉन भागेंगे किधर को भागेंगे? सेम डायरेक्शन में भागेंगे, अपोजिट भागेंगे? इलेक्ट्रॉन जो होता है सेम डायरेक्शन में, अपोजिट फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन पे, प्लस चार्ज पे लगता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में प्लस चार्ज पे फोर्स लगता है, माइनस पे फोर्स उससे अपोजिट लगता है। तो इलेक्ट्रॉन जो भागेंगे वो उल्टा भागेंगे। ये बात क्लियर हो रही है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है। जब वो उल्टा भागेंगे तो क्या करेंगे वो लोग? वो जो है आपके फील्ड को जीरो करने की कोशिश करेंगे, है ना। मान लो फील्ड आपका किसी डायरेक्शन में है, फील्ड आपका मान लो इधर को फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन उल्टा भागेगा। फील्ड होने का मतलब क्या? मान लो ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, ऐसा फील्ड होगा आपका। इलेक्ट्रॉन उल्टा भागेगा इधर को, तो इसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा, वो यहाँ लोअर पोटेंशियल क्रिएट करेगा, तो पोटेंशियल खत्म करेगा जो हायर पोटेंशियल है। और क्योंकि वो यहाँ से मूव कर रहा है तो यहाँ पे जो लोअर पोटेंशियल था उसको कम कर देगा, यहाँ हायर पोटेंशियल हो जाएगा। तो धीरे धीरे यहाँ पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाएगा और यहाँ पोटेंशियल घटना शुरू हो जाएगा। तो क्या होगा? धीरे धीरे पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन भाग दौड़ के उस फील्ड को जीरो कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया? ये पोटेंशियल डिफरेंस खत्म कैसे हो गया? भाई पोटेंशियल डिफरेंस अगर खत्म हो गया, ई क्या होता है? ई इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर होता है। यस सर। अगर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। अगर डीवी अगर खत्म हो गया, जीरो हो गया, डीवी v1 इक्वल टू v2 हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी पोटेंशियल डिफरेंस था मान लो कुछ, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड था। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन भागेंगे उल्टा तो ये पोटेंशियल डिफरेंस को खत्म कर देंगे धीरे धीरे। यहाँ जहाँ कम था वहाँ बढ़ा देंगे, जहाँ ज्यादा था वहाँ कम कर देंगे। तो इलेक्ट्रॉन भाग दौड़ के अपना जो है पोटेंशियल डिफरेंस सब जगह बराबर कर देंगे, तो सब जगह इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाएगा आपका, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। ओके सर, क्लियर। समझ में आया कृष्णा? यस सर, क्लियर हो गया। ठीक है। तो हर जगह अगर कहीं भी पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो यहाँ हाई पोटेंशियल है, कहीं पे थोड़ा सा कम है, कहीं पे थोड़ा ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन भाग के सब जगह बराबर कर देंगे पोटेंशियल को, तो सब जगह इक्विपोटेंशियल होगा। इसलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। कंडक्टर मतलब मेटेलिक कंडक्टर के अंदर
है ना। ऐसा नहीं कि आपने स्फीयर बना दिया तो यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 0 नहीं, जरूरी नहीं यहाँ पे 0 हो, लेकिन यहाँ पे 0 होगा, ये पक्का है। लेकिन कब 0 होगा? एट इक्विलिब्रियम। जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जब आपके इलेक्ट्रॉन भाग नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन रुक गए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। ये बात क्लियर हुई? यस यस सर। सर। है ना भाई। जैसे मान लो, जैसे मान लो भाई आपकी वायर है, वायर आपने कनेक्ट कर दी बैटरी से, तो वायर तो मेटल की बनी हुई है, और मान लो इसमें कोई हल्का फुल्का रेजिस्टेंस भी है, हल्का फुल्का बहुत कम रेजिस्टेंस है मान लो, तो इलेक्ट्रॉन करंट मूव कर रहा है, इसमें करंट तो होगा, इसमें काफी ज्यादा करंट बहुत, सॉरी रेजिस्टेंस बहुत कम है, नेग्लिजिबल है, बहुत कम रेजिस्टेंस है, करंट होगा नहीं होगा? होगा। यस सर, एक बार और क्वेश्चन ये बता दीजिए। मान लो एक बैटरी से आपने कोई वायर कनेक्ट कर दी, कंडक्टर वायर, कंडक्टर कनेक्ट कर दिया, इसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो करंट होगा नहीं होगा? होगा। यस सर। होगा। ज्यादा होगा कम होगा? सर ज्यादा। ज्यादा। ज्यादा होगा। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होगा नहीं होगा इन दोनों के बीच में? सर होगा। होगा। आर कुछ है, मतलब थोड़ा बहुत तो होगा, आर है ना, तो कुछ ना तो होगा पोटेंशियल। अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं होगा? होगा सर। होगा सर। डीवी है तो ईबी होगा? होगा। अब कॉपर में आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है इनसाइड द कंडक्टर, लेकिन यहाँ पे तो है। तो क्यों है यहाँ पे? क्योंकि अभी यहाँ इक्विलिब्रियम आया नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं या पोटेंशियल बराबर करने के लिए भाग रहे हैं। अगर ये बाद में फ्लो रुक जाए करंट का फाइनली, तो पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो सकता है, लेकिन अभी बराबर नहीं है। तो वी से दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 इनसाइड द कंडक्टर एट इक्विलिब्रियम। ये ध्यान रखना, इक्विलिब्रियम। तो सर इक्विलिब्रियम पे ये रेजिस्टेंस जो है वो भी 0 हो जाएगा? नहीं, रेजिस्टेंस 0 नहीं होगा, लेकिन पोटेंशियल सेम हो जाएगा हर जगह, तो फिर करंट नहीं भागेगा। भाई अगर पोटेंशियल सेम होगा तो करंट क्यों भागेगा? करंट भाई अगर हाइट आपकी सब जगह सेम हो गई तो पानी क्यों भागेगा कहीं? हाँ यस सर। तो इसमें दो बातें ध्यान रखो। तो इनसाइड का मतलब क्या है ये समझ लो, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज 0 एट इक्विलिब्रियम, और दूसरा इक्विलिब्रियम पे होगा, ये बात समझ लो। पर सर पोटेंशियल खत्म ही कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस तो आर 0 क्यों नहीं होगा सर? नहीं तो आर का क्या लेन देन है? आर से पोटेंशियल डिफरेंस का क्या लेन देन है? मान लो कोई रेजिस्टेंस है और आप इसको लगाओ मत किसी बैटरी के अक्रॉस, तो क्या इसका आर 0 होगा? नहीं सर। आर तो होगा ना उसका, हाँ सर। होगा ही। आर तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है ना, जो उसका मटेरियल है, उसकी लेंथ है, उसका एरिया है, तो उसकी प्रॉपर्टी है, राइट? यस सर। ओके। तो भाई पहली बात तो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर 0 होता है। तो इनसाइड मतलब समझ लो क्या होता है, ऐसा होता है इनसाइड। इसका मतलब इनसाइड नहीं होता, जो ये वैक्यूम है यहाँ पे, तो ये इनसाइड नहीं है, क्योंकि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन भागेंगे नहीं ना। अच्छा, क्योंकि यहाँ तो वैक्यूम है तो भाग नहीं सकते इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो भागेंगे मेटल के सरफेस पे, भाग सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस है, मान लो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इलेक्ट्रॉन भाग के वजह 0 कर देगा। लेकिन मान लो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हवा में तो जाएगा नहीं इलेक्ट्रॉन, तो तब हो सकता है डिफरेंस हो, यहाँ पे अलग अलग पोटेंशियल में हो दोनों, ये तो हो सकता है। समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, एक बात तो ये होगी। अच्छा, मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा था आप लोगों से कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, है ना। तो आई थिंक अब जो ये लॉजिक है तो गलत हो गया कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 नहीं होगा, तो यहाँ 0 हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सॉरी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा आप कह रहे थे जो, तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताओ कैसे होगा, बाकी लोग क्या होगा? अंदर माइनस चार्ज आ जाएगा, बाहर प्लस आएगा, बाहर प्लस माइनस, कैसे होगा? सर क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन तो आपने भी बताया था ना, कि मैं आपसे कह रहा था कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारा होगा वो कैसे होगा। मैंने अपने अगर प्लस चार्ज सेंटर पे रखा है एक मेटेलिक स्फीयर के, और थिन उसका है सरफेस, उसका जो सरफेस है बहुत थिन है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? आपने तो बता दिया था, मैं बाकी लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि ये कैसे होगा
चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, देखो कैसे होगा। ये प्लस चार्ज है यहाँ पे, है ना, सेंटर पे, और मेरा क्वेश्चन ये है कि चार्ज इस पे जनरेट होगा या नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा और कैसे होगा। तो भाई यहाँ पे प्लस चार्ज है, मान लो चार्ज जनरेट नहीं होता, अगर चार्ज जनरेट नहीं होता कोई भी, तो ये प्लस चार्ज सेंटर पे रखा हुआ है, तो क्या प्रॉब्लम है? तो प्रॉब्लम ये आएगी आपको। क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओके, प्रॉब्लम ये आएगी हमें, देखो अगर मान लो मैं यहाँ पे गॉसियन सरफेस मानूं, यहाँ पर इसके अंदर जो थिन मेटल है, कॉपर है, कॉपर के अंदर ही अंदर मैंने गॉसियन सरफेस मान लिया, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? मतलब 0, तो E डॉट ds 0 आएगा। लेकिन गॉसियन सरफेस के अंदर अगर E डॉट ds 0 आ गया तो Q इनसाइड भी 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 है क्या? नो सर। नहीं है 0, तो क्या होगा फिर यहाँ पे? तो एक अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाएगा। अपोजिट चार्ज, बिल्कुल अपोजिट चार्ज अंदर एक डेवलप हो जाएगा, माइनस वाला यहाँ पर। बिल्कुल बराबर होगा या कम ज्यादा हो सकता है? ये बराबर होगा या कम ज्यादा हो सकता है? बराबर होगा, इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में। इक्वल होगा सर। होना पड़ेगा इक्वल, तो ये आपका ये गलत हो जाएगा, फिर ये वाली इक्वल होना पड़ेगा। ठीक है, ओके। सर ये नेगेटिव चार्ज इसलिए डेवलप हुआ ना क्योंकि 0 होना चाहिए Q इनसाइड। Q इनसाइड 0 होना चाहिए, है ना, इसलिए। तो यहाँ पे जो चार्ज डेवलप होगा ये प्लस Q है, तो ये वाला चार्ज आपका यहाँ पे माइनस Q डेवलप हो जाएगा। कितना क्लियर हुआ? यस तो इसका हम ये भी रीजन दे सकते हैं कि जो कंडक्टर है उसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, बट पास नहीं कर सकती। यस सर उसके अंदर है पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज फील्ड लाइन इमर्ज करता है, तो कंडक्टर के अंदर ही अंदर कहीं फील्ड लाइन खत्म होनी पड़ेगी ताकि जो फील्ड लाइन है वो कंडक्टर से पास ना हो, तो अंदर तो माइनस होगा तो टर्मिनेट हो जाएगी अंदर, बाहर प्लस होगा दोबारा आ जाएगी। बिल्कुल सही बोल रहे हो। गॉस लॉ एक्चुअली जो गॉस लॉ उसमें यही है ना कि जो फ्लक्स की आप बात कर रहे हो तो फील्ड लाइन की बात कर रहे हो एक्चुअली। तो फ्लक्स 0 होने का मतलब कि फील्ड लाइन जो है वहाँ पे खत्म होनी चाहिए अंदर ही अंदर। तो जो भी फील्ड लाइन यहाँ से जनरेट हो रही है वो यहाँ खत्म होनी चाहिए, लेकिन फील्ड लाइन इसको क्रॉस नहीं कर सकती, तो फील्ड लाइन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे खत्म हो जाएंगी क्योंकि ये इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, तो डाइपोल बन गया एक तरह का। तो यहाँ पे जो है फील्ड लाइन आपकी खत्म हो गई, ठीक है। अच्छा ठीक है, चार्ज यहाँ पे माइनस जनरेट हो गया। अब ये जो मेटल है तो न्यूट्रल था, अगर ये न्यूट्रल था तो इस पर चार्ज 0 था, तो 0 चार्ज था तो माइनस चार्ज यहाँ गया तो प्लस कहाँ चला जाएगा? प्लस बाहर बचेगा, फिर यहाँ प्लस चार्ज, तो प्लस चार्ज बिल्कुल बाहर वाले सरफेस पे आ जाएगा, बिल्कुल इक्वल। ये भी इक्वल होगा या डिफरेंट हो सकता है? ये इक्वल होना पड़ेगा। इक्वल होगा सर, ये भी इक्वल होगा क्योंकि ये माइनस Q है और ये प्लस Q है, इन दोनों का सम 0 था पहले, अब भी 0 होना चाहिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, तो ये बराबर होना चाहिए, तो ये इक्वल होगा। ठीक है, तो फील्ड लाइन अगर आप जैसे अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की बात की उन्होंने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगा आपका? यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पे खत्म हो जाएंगी और फिर दोबारा फील्ड लाइन जो है यहाँ से प्रोड्यूस हो जाएंगी, जब आपका प्लस चार्ज है बाहर तो दोबारा स्टार्ट होंगी। तो दीज आर डिफरेंट फील्ड लाइन, अंदर वाली फील्ड लाइन डिफरेंट है। तो फील्ड लाइन ने मेटल सरफेस को क्रॉस नहीं किया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मेटल सरफेस को क्रॉस नहीं करती इक्विलिब्रियम में, क्योंकि फील्ड 0 होता है, तो नो फील्ड लाइन कैन क्रॉस द मेटल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे खत्म हो चुकी है और फिर बाहर से दोबारा शुरू हुई है। और ये चार्ज जो है डेवलप हुआ बाहर के सरफेस में। क्या ऐसा हो सकता है चार्ज यहाँ अंदर हो सकता है, चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाए प्लस वाला, ऐसा पॉसिबल? थोड़ा सा अंदर इस केस में, या भारी होना जरूरी, भारी होना चाहिए? भारी होना चाहिए। भारी होना चाहिए ना, क्योंकि गॉसियन सरफेस जब आप बनाओगे तो गॉसियन सरफेस अगर आप यहाँ पे बनाओगे, यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाओगे तो चार्ज एनक्लोज 0, तो ये Q और ये Q बराबर हो गए आपस में। अब मान लो आप यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाओगे तो चार्ज एनक्लोज 0 होना चाहिए। अब मान लो प्लस चार्ज अंदर आ गया इसके, तो फिर तो चार्ज एनक्लोज 0 नहीं होगा,
तो आप जहां तक गॉसियन सरफेस हम यहाँ तक बना सकते हैं, तो यहाँ तक हमारा चार्ज एनक्लोज शुड बी 0, यानी ये जो चार्ज डेवलप होगा बिल्कुल इसके सरफेस पे डेवलप होगा, उससे अंदर नहीं हो सकता ये। और उससे बाहर भी तो नहीं हो सकता, सरफेस पे ही होना चाहिए। बिल्कुल सरफेस पे ही होगा, मतलब सरफेस पे टच टेंजेंट टाइप का एक तरह का। अच्छा। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको। तो ऐसा ऐसा चार्ट डेवलप होगा आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन बताओ। सर वो स्लाइड स्लो कर देना। तो बैक करूं? हो गया सर। 1 मिनट सर। हो गया सर। तो भाई ये होता है, ठीक है। अब देखो, मान लो ये वाला क्वेश्चन है, इसको बताओ क्या होगा। रेडियस r1 है सपोज, और ये दोनों हॉलो स्फीयर हैं, और मैंने इसको चार्ज दे दिया, मान लो इस वाले को दे दिया +q1, और इस वाले को मैंने अर्थ कर दिया, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इस सरफेस पे ये चार्ज मान लो q2 है और q3, इसकी वैल्यू बतानी है कितनी होगी, ठीक है। आपको रेडियस दी हुई है, आपको r1 पता है, आपको r2 पता है, आपको q1 पता है, आपको बताना है q2 कितना होगा इनर सरफेस पे, यानी बाहर वाले के, और बाहर वाले सरफेस पे चार्ज कितना डेवलप होगा, और आपने इसको अर्थ किया हुआ है, सेकंड स्फीयर को, बाहर वाले स्फीयर को आपने अर्थ किया है। अच्छा, अर्थ ना करूं तो क्या आंसर आएगा? कोई फर्क आएगा अर्थ करने में और अर्थ में? मतलब अर्थ नहीं करता मैं, क्या आंसर आएगा? मतलब नो अर्थिंग है पहले, क्या वैल्यू आएगी Q1 Q2 की, सॉरी Q2 Q3 की? तो जल्दी फटाफट, तो आसान है। अर्थिंग ना करूं अगर, गॉस लॉ से आ जाएगा सीधे फिर तो, -q1 + q1। Q2 -Q1 हो जाएगा, और Q3 जो है +Q1 हो जाएगा, तो गॉस लॉ से डायरेक्ट ही आ जाएगा ना। अब अर्थिंग करेंगे तो बताओ।
Q2 equal to minus Q1. Q2 तो माइनस Q1 आने आने था है ना, वो तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी हमें, क्योंकि वो गॉस लॉ से आ जाएगा। ठीक है, Q3 0. नहीं Q3 जीरो नहीं आएगा, जीरो क्यों आया? So Q3 minus Q1. Q3 माइनस Q1 देखना पड़ेगा, माइनस Q3 मेरे को लगता नहीं आएगा, देखते हुए निकाल कैसे है, कैसे कंसेप्ट क्या लगाया, तो ये चीज आपको क्लियर है। Q2 इक्वल टू माइनस Q1 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एक गॉसियन सरफेस बना लेंगे, इसके अंदर जब गॉसियन सरफेस बनाओगे तो इसके अंदर चार्ज एंड जीरो आना चाहिए, तो Q1 प्लस Q2 शुड बी जीरो, तो यानी Q2 वाला माइनस Q1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं है? नहीं है। अब आते हैं Q3 पे, बताओ Q3 के क्या कंसेप्ट लगाया, वन बाय वन बताओ, दो लोगों ने निकाला। सर सरफेस कहाँ माना है अपने, गॉसियन सरफेस? तो उसका पोटेंशियल 0 ले लिया. इसके अंदर गॉसियन सरफेस माना है कृष्णा पहले केस के लिए, इसके अंदर ये जो है ना, ये वाला, यस सर, तो फिर तो Q2 प्लस Q1 जीरो आना चाहिए। तो आउटर स्फीयर का पोटेंशियल 0 ले लिया. आउटर स्फीयर का पोटेंशियल जीरो लिया, ठीक है, V आउटर जीरो होना चाहिए क्योंकि ये अर्थ से कनेक्टेड है। पोटेंशियल बाय Q1 Q2 एंड Q3 को ऐड कर लिया और उनको 0 के इक्वेट कर लिया. अच्छा क्या लिखा है बताओ, K Q1 अपॉन अपॉन R2. प्लस, अच्छा पर जीरो आ रहा है, हाँ उस पर जीरो आ रहा है, K Q2 बाय प्लस R2 प्लस K Q3 बाय R3 इक्वल टू R2 सॉरी इक्वल टू जीरो, ये किया आपने। सो Q1 Q2 कैंसिल हो जाएंगे. Q1 और Q2 कैंसिल हो जाएंगे, अपोजिट है ये, हाँ सही है, Q3 जीरो आएगा, इस केस में जीरो आएगा, सही। ये क्लियर हुआ सबको? सर एक बार फिर बताना। एक बार फिर बताऊं, ओके। देखो पहले तो मेरे को Q2 को निकालना था, Q2 निकाला, वो समझ में आ गया? सर नॉन अर्थिंग का, अर्थिंग वाला, अर्थिंग नहीं सर. अर्थिंग वाले में अगर गॉसियन सरफेस मान लो, तो ये आपका मेटल स्फीयर है ना, तो ये मैंने पतला बनाया है, बहुत उसको इसमें फिर भी चौड़ाई तो होगी, तो मैं यहाँ पे Yes, गॉसियन सरफेस मान लेता हूँ एक, ठीक है। ओके. ये गॉसियन सरफेस मेटल के अंदर माना है, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो Yes, sir. होगा, तो ई डॉट डी एस भी जीरो होगा, यस सर. ई डॉट डी एस जीरो का मतलब क्यू इनसाइड जीरो, 0. इसका मतलब इसके अंदर कितना चार्ज है, एक तो Q2 है इसके अंदर और एक Q1 है, दो ही चार्ज है ना इसके अंदर, तो यस सर. Q1 प्लस Q2, इसका मतलब क्या होगा, ओके सर. Q1 प्लस Q2 जीरो होना चाहिए, यानी Q1 इक्वल टू माइनस Q2 होना चाहिए, ठीक है। यस. सेकंड मैंने पोटेंशियल देखा, मैंने भी यहाँ मैंने अर्थिंग की है, तो यहाँ का पोटेंशियल मुझे जीरो करना है, तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो करने के लिए मैंने इसका पोटेंशियल निकाल लिया Q1, यहाँ का पोटेंशियल इस सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था पोटेंशियल कितना होता है, तो K Q1 बाय R2 होगा यहाँ पे, प्लस K Q2 इसके कारण, और इसके कारण K Q2 बाय R2 होगा, इसके कारण Q3 बाय R3 होगा। अब Q1 और Q2 आपस में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि Q1 और Q2 बराबर है, इक्वल एंड अपोजिट है, अभी आपने निकाला, ये दोनों कैंसिल आउट कर जाएंगे, Q3 जीरो हो जाएगा। ओके. सबको क्लियर हो गया? यस सर। ओके, आप बताओ उल्टा केस करो, अगर अंदर वाले को अर्थिंग कर दो और बाहर वाले को चार्ज दे दो, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा चार्ज? मैं बाहर वाले को Q चार्ज दे देता हूँ टोटल, और अंदर वाले को अर्थिंग कर देता यस हूँ। सर. अब बताओ यहाँ पे Q1 Q2 और Q3 कितना होगा? सर Q क्या है? Q मैंने चार्ज अच्छा दिया बात, ओके. है ना, नेट चार्ज दिया, तो यानी Q जो है एक्चुअली Q2 प्लस Q3 होगा।
सर Q1 आएगा माइनस Q R1 अपॉन R2। Q1 आपका आ गया माइनस Q R1 अपॉन R2। Q2 है वो आ जाएगा प्लस Q R1 अपॉन R2। प्लस Q Q2 का प्रिंट आएगा उसके प्लस Q R1 अपॉन R2 आ गया। Q आ जाएगा Q R2 माइनस R1 अपॉन R2। ये यस सर। ठीक है, बाकी भी देखो ऐसा कुछ आ रहा है, कुछ और आ रहा है। आज हम काम से निकालना पड़ेगा। यस सर। क्लियर है? यस सर। बाकी लोग भी बताओ। इसमें जो अंदर वाला स्क्वायर है उसके इनसाइड में भी तो मतलब अंदर वाले सरफेस में भी तो एक चार्ज डेवलप हो जाएगा। अंदर वाले में नहीं हो सकता क्योंकि गॉस लॉ फेल हो जाएगा उनको भी। अगर अंदर वाले के अंदर वाली साइड में चार्ज डेवलप हो गया तो गॉस लॉ फेल नहीं हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे चार्ज मान लो कोई तो गॉसियन सरफेस बनाओगे, मान लो इस वाले इससे पास करते हुए इस वाले स्फीयर के सरफेस से पास करते हुए, तो गॉस लॉ फेल हो जाएगा। अंदर वाले सरफेस में डेवलप नहीं हो सकता, इसके होगा तो बाहर वाले सरफेस पे ही होगा। हमें क्लियर हुआ? डाउट है भी? यस सर यस। किसका आंसर आ गया? समझ के लोग तो Q3 नहीं आया सर, Q1 Q2 तो आ गया। Q3 तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से निकाल लो। Q3 प्लस Q2 आपका Q होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से निकाला जाएगा। निकाल लिया सबने? निकाल दो। इसमें हमें बस ये पता है कि ये पता है हमें Q इक्वल टू Q2 प्लस Q3 होगा, और दूसरा हमें पता है पोटेंशियल यहाँ का 0 होगा, यहाँ का पोटेंशियल, और तीसरा गॉस लॉ पता है हमें। गॉस लॉ से हमारा Q1 प्लस Q2 0 आना चाहिए। क्या दिस फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दिस फ्रॉम गॉस लॉ। आपने सरफेस कहाँ पे माना? सेकंड स्फीयर पे। तो Q1 प्लस Q2 0 होगा ऊपर स्फीयर अगर आप मानोगे, तो एक गॉस लॉ से ये आ जाएगा। तीसरा जो है पोटेंशियल 0 होना चाहिए अंदर वाले स्फीयर में, तो V इज 0 एट इनर स्फीयर। V जो होगा K
Q1 बाय R1 होगा अपने कारण, प्लस यहाँ का चार्ज Q2 है, इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, K Q2 बाय, क्या लिखूँ, R2 R2 R2, क्योंकि पोटेंशियल हर जगह सेम होता है ना, अपना कारण पोटेंशियल हर जगह R2 ही है, ऐसे इसके कारण K Q3 बाय R2 इक्वल टू 0। तो ये तीन इक्वेशन है, ये तीन इक्वेशन सॉल्व करनी है हमें, 1 2 3। इससे जो आंसर आ रहा है वो आपका इन लोगों का ऐसे जा रहा है, बाकी लोग देखो ऐसे यहाँ से आ जाएगा Q1 बाई Q R इक्वल टू माइनस Q3 बाई R2। यहाँ से कोई इक्वेशन बन जाएगी, ये बाकी आपकी इक्वेशन नहीं है, ठीक है, कर लोगे सब लोग। ये बिकॉज ये K Q1 by R1 plus K Q2 by R2 equals to 0 होगा ना। हाँ ये तो है ही, थर्ड इक्वेशन बोलो ना। ठीक है, आगे चलें, कर लोगे सब लोग। यस सर। ओके, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे इसमें आपको, अब देख लो गॉस लॉ कैसे लगाते हैं, तो गॉस लॉ आपको समझ में आ गया होगा कि गॉस लॉ का यूज क्या क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और ये सब चीजें कैसे कैसे वर्क करती हैं, ठीक है। ओके, एक चीज और है कि कई बार ऐसा पूछता है आपसे कि मान लो ये मेट्रिक स्फीयर है, इस पे चार्ज सॉलिड स्फीयर है, अच्छा सॉलिड स्फीयर होगा मान लो मेटेलिक, तो चार्ज अंदर रह सकता है इसमें, सर कंडक्टर है तो नहीं रह पाएगा। नहीं रह पाएगा, कैसे प्रूव करोगे, गॉस लॉ। गॉसियन बस सरफेस, से करेंगे सर। गॉसियन सरफेस बनाओगे तो यहाँ चार्ज इनसाइड 0 आना चाहिए, तो यहाँ चार्ज होगा नहीं, अब यहाँ बनाओगे तो फिर गॉसियन सरफेस बना लो, इसके अंदर भी नहीं हो सकता, बनाते रहोगे लास्ट में यहाँ तक जो है कोई चार्ज नहीं हो सकता, तो सारा चार्ज बिल्कुल बाहर ही आएगा। इन केस ऑफ कंडक्टर, अगर ये कंडक्टर ना होता तो इंसुलेटर होता तो वैसा पता था यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट मतलब किसी भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है बस, रह सकता है अंदर, है ना, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए, वहाँ पे 0 नहीं होगा, तो इंसुलेटर के अंदर चार्ज हो सकता है, लेकिन कंडक्टर जब भी होगा चार्ज सरफेस पे ही आएगा, चाहे वो हॉलो हो या सॉलिड हो। तो जब भी आप ऐसा लिखा हुआ है कि यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर, उसका मतलब वो इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टर है, तो ऐसा केस नहीं हो सकता, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये था कि अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है ये है, ठीक है, कई बार ऐसा पूछता है कि बताओ इस सरफेस पे बाकी चार्ज के कारण कितना फोर्स लगेगा, ऐसा पूछ लेता है, या ऐसा पूछता है कि इस वाले हाफ स्फीयर के कारण इस वाले हाफ स्फीयर पे कितना फोर्स लगेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है कई बार जी वाला इस केस में, ठीक है। तो कंसेप्ट समझ लो सब लोग क्या होता है। देखो इसके लिए आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा कि चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप अपने कारण कितना है और बाकी के कारण कितना। मान लो मैंने छोटा सरफेस ले लिया, छोटे से सरफेस के कारण, ठीक है, ये है मान लो चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ कि इसके जो कंडक्टर है इसके बाहर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है, अगर मान लो चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालो कितनी वैल्यू आएगी, थोड़ा सा बाहर देखना। अच्छा अंदर कितनी आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर तो 0 है, 0 है, बिल्कुल सही। यहाँ पे कितनी आएगी, 4 पाई सिग्मा के,
सॉरी, हाँ बताओ तो सही बताओ क्या करें। नहीं आ गया 4 पाई आर स्क्वायर ये कर रहे हो, सर क्यों आ गया क्यों आ गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा एप्सिलॉन नॉट आएगा फाइनली, है ना। ये तो प्लेट वाला जो हमने डेरिवेशन किया था उससे निकाल सकते हो या फिर यहाँ से भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे, क्योंकि जो फील्ड लाइन है आपकी एक तरफ को आ रही है सारी। जब आप गॉसियन सरफेस ऐसे बनाओगे ऐसा, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे भाई E इंटू पाई आर स्क्वायर, E इंटू एरिया इक्वल टू क्यू इनसाइड। क्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर। चार्ज होगा यहाँ पे, होगा यहाँ पे कितना चार्ज होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा, ऐसे लिखोगे बाय एप्सिलॉन नॉट। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है आपको। यस तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा यहाँ पर, सर ई इंटू में पाई आर स्क्वायर क्यों किया? क्योंकि गॉसियन सरफेस माना ना हमने, गॉसियन सरफेस हमने ये माना है, सिलेंडर जो माना है मैंने। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है यहाँ पे, ऐसे है, बाहर की तरफ को होगा। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा बाहर को आएगा ऐसे। E डॉट डी से करूँगा तो ds में पाई आर स्क्वायर एरिया लूंगा, ये वाला। हाँ यस सर। और ठीक है, तो क्लियर हो गया ये? तो ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया हमारा, सही है। ओके, अंदर जीरो आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है, फर्क क्या पड़ रहा है, तो यहाँ पे जो ये सरफेस है इसके अंदर और बाहर फर्क ये है कि यहाँ पे जो है हम लोग, मैं इसको एक चार्ज मानूं और बाकी सबको दूसरा चार्ज मानूं, ये सब दूसरा चार्ज है, ये एक चार्ज है, ठीक है। जो ये वाला चार्ज है इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इधर को होगा और यहाँ पे इधर को होगा। कितना ये होगा, कितना होगा वैल्यू, सिग्मा बाय, चलो मान लो कुछ और मान लेते हैं, सिग्मा बाय एप्सिलॉन मान लो कुछ मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तो आप निकाल सकते हो। कितनी वैल्यू आएगी ऐसी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं केवल इसके कारण, तो आप क्या लिखोगे, इसके कारण जो फील्ड लाइन होंगी वो दोनों जगह होंगी, यहाँ भी होंगी यहाँ भी होंगी, यस सर बहुत सही है ना। अब आपको होगा कि सर अंदर तो उतनी लाइन अंदर नहीं होती, क्योंकि इसके कारण वो कैंसिल हो जाएंगे जो बाकी चार्ज है। लेकिन अकेले चार्ज अगर मैं देखूं तो फील्ड लाइन दोनों तरफ जाएंगी। तो जब आप इसको E डॉट डी एस लिखोगे तो E इंटू आपको पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे अपॉन में 2 चला जाएगा फिर बाद में। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसके कारण वो यहाँ पे और यहाँ पे जो है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, यहाँ भी और यहाँ भी। ये बात समझ में आई? यस सर नो सर। तो नो क्यों भाई? सर 2 क्यों हुआ ये नहीं समझ आया। भाई गॉस में जो हम लगाते हैं, मतलब यहाँ पे आपका चार्ज है, इसके कारण ये प्लेट है, प्लेट मान लो, प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी होगा। हाँ यस सर। और वैसे ही फील्ड आपका ऐसे जा रहा है, बाहर लाइन आप कैसे जा रही है। तो जब आप ई डॉट डी एस करोगे तो क्या करोगे, यहाँ का डी एस लोगे, एक तो एक यहाँ का डी एस लोगे, तो 2 बार आ जाएगा ना ई डॉट डी एस। तो ई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा ना, पाई आर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, दोनों जगह पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। यस सर क्लियर हो गया। ठीक है, और ये इक्वल टू जो होगा चार्ज डेंसिटी तो सिग्मा लोगे इंटू एरिया, तो आपका पाई आर स्क्वायर ही है, जहाँ पे चार्ज है। चार्ज तो एक ही साइड है इसमें, बाहर की साइड ही है, बस एक साइड तो चार्ज है ही नहीं, तो एक बार ही लोगे इसमें। तो जब काटोगे तो यहाँ 2 बच जाएगा आपका, तो 2 बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट सही यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे ये है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण ये है, इसके कारण ये है, ठीक है। अब ये बताओ अगर इसके ये फील्ड है तो बाकी जो चार्ज है ये सारा, इसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, मैंने सेम जगह पे यहाँ पे मान लो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इसके कारण, बाकी चार्ज के कारण सर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन सेम होगा, इक्वल अपोजिट, क्योंकि नेट जीरो होना चाहिए। यस सर नेट आपका जीरो है, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, बाकी चार्ज के कारण, ठीक है। ये मान लो सरफेस 1 है और ये बाकी सब 2 है, तो E2 आपका और ये E1 जो है अपोजिट होंगे और इक्वल होंगे, तभी ये जीरो होगा यहाँ पे, ठीक है। और यस सर ठीक है, इसके कारण जो बाहर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड वो कितना होगा, वो भी कितना ही होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये जो बाकी सरफेस है, इतना बड़ा सरफेस, इसके कारण आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो चाहे यहाँ पे निकालो, इसको बहुत फर्क नहीं पड़ता कुछ, इसका फील्ड यहाँ पे और यहाँ पे लगभग सेम होंगे,
तो दोनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ऐसे तो ये जो आपका फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज बिकॉज ऑफ रिमेनिंग चार्ज। मैं इसको सबको अलग कलर से कर देता हूँ। प्लस चार्ज के कारण E2 प्रोड्यूस हुआ है और E2 का जो वैल्यू है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। और जो बाहर हुआ है वो भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हुआ है। प्लस के इसके कारण है ये, और बाहर भी आप देखोगे तो इसके कारण भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों को ऐड करोगे अगर, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तो इसके कारण है और सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इसके कारण है, बाकी चार्ज के कारण। तो नेट को ऐड करेंगे कितना आएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा, यानी जो इतना आ रहा था हमारा सेम आ रहा है देखो, और अंदर Yes, जीरो sir. आ रहा है, अंदर जीरो आ रहा था हमारा। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दो चीज का आपस में कॉम्बिनेशन है, एक बाकी चार्ज के कारण और एक तो केवल वहां पे जो पॉइंट चार्ज है उसके कारण। इतनी बात क्लियर हुई सबको? यस सर। यस सर। क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ इस चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, जो छोटा सा चार्ज आपने माना हुआ है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पे कितना फोर्स लिखोगे? इसका चार्ज मान लो, कुछ मान लो क्यू मान लो चार्ज, कितना फोर्स लगेगा इसमें? QE क्यू इंटू ई। ई क्या, E2 ना, ये टोटली सन्नाट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। नेट नहीं आएगा, नेट नहीं, मैंने क्यू, मैंने ये क्यू इसी का क्यू है, इसी का पार्टी तो है क्यू, ये स्फीयर का पार्टी है ना क्यू। ये क्यू है तो ये वाला क्यू है केवल, इस पे जो फोर्स लगेगा वो बाकी के कारण लगेगा ना, बाकी चार्ज है आपका, अपने कारण तो लगेगा नहीं। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा, फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू E2 लिखूंगा ना मैं, यस सर। इसके कारण जो फील्ड होगा इसके कारण, राइट? यस सर। ठीक है, तो फोर्स कितना होगा, क्यू इंटू E2, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्यू इंटू E2 निकाल सकते हो वैल्यू उसकी जो भी आएगी, ठीक है। E2 आपको पता ही है कितना है। तो अगर आप प्रेशर वगैरह निकालना चाहो, फोर्स पर यूनिट एरिया कितना प्रेशर लगेगा इस पे, तो प्रेशर निकाल सकते हो। तो क्यू बाई एरिया आपको पता है, यहाँ पे क्यू बाई एरिया क्या होगा, सिग्मा होगा, और E2 कितना आया था आपका, सिग्मा बाय कितना आया था, 2 एप्सिलॉन नॉट आया था ना। इतना प्रेशर लगेगा इस पे, तो हर जगह इतना प्रेशर होगा, कहीं भी आप निकालोगे तो इतने प्रेशर से ये बाहर को धकेला जा रहा है, कोई भी पॉइंट। ये क्लियर हुआ? यस सर। आज थोड़ा डेप्थ में जा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको सीरियसली का नहीं पढ़ा रहा, कुछ भी है सीरियसली कुछ काम नहीं आएगा आपको, ये मैं सब आपको कॉम्पिटिशन की तरफ से पढ़ा रहा हूँ आज। सीरियसली में काम ये आएगा, उसके पेपर में अगर आपको डाउट होगा कि आपने सही निकाला गलत निकाला तो आप डाउट चेक कर सकते हो, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो बस इतना फायदा जरूर होगा। लगाना मत वहाँ पे ऐसी चीज़ें, अगर आप गॉस वगैरह वहाँ पे लगा के प्रूव करने लगे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, टीचर नहीं समझ पाएगा हो क्या रहा है। तो भाई ये जो है हमारा ये फोर्स आता है, ये क्लियर हो गया। अब देखो, अगर ऐसा पूछ लिया उसने कि इस स्फीयर के कारण इस पे कितना लगेगा, तो मैं हिंट दे देता हूँ बस, क्योंकि थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा जेई वालों के लिए ये, बाकी तो खैर सबके लिए यूजफुल था, ये मेडिकल वालों के लिए भी यूजफुल है। अब जो इसमें फोर्स पूछता है कि इस स्फीयर के कारण इस पे कितना लगेगा, तो आप इस पे ना प्रेशर आपको पता है कितना है, तो फोर्स आ गया आपका, इस पे भी फोर्स आपको निकाल सकते हो। तो ये फोर्स जो है आपको इंटीग्रेट करना है, लेकिन फोर्स का प्रॉब्लम ये है कि ये फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में है, और ये स्फीयर है, ये रिंग भी नहीं है। अगर रिंग भी होती तो आप एक बार इंटीग्रेट करके निकाल लेते हैं, लेकिन ये स्फीयर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स के कंपोनेंट लेने पड़ेंगे। तो फोर्स के आपको ये वाला कंपोनेंट लेना पड़ेगा जो आपका इस डायरेक्शन में होगा, बाकी कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएंगे। Yes. आपने स्फीयर लिया मान लो, तो स्फीयर में जो है, मान लो मैं यहाँ से देख रहा हूँ स्फीयर को, तो ये वाला सरफेस दिख रहा है मुझे, तो ये वाला सरफेस ऐसे दिखेगा मुझे, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो इधर को जा रहा होगा, इस पे फोर्स इधर को जा रहा होगा, इस पे फोर्स सामने आ रहा होगा बिल्कुल,
जब आप फोर्स बनाओगे तो इस वाले फोर्स के जो कंपोनेंट होंगे ये वाले तो ऐड हो जाएंगे दोनों फोर्स के, और ये वाले फोर्स के कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और ये वाले ऐड होते जाएंगे सबके। तो नेट हमें इनको ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे हम, फोर्स का एनिमल ये वाला कंपोनेंट लेना है, कौन सा वाला कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली हम एरिया का प्रोजेक्शन ले लेते हैं, जो हमारा एरिया है तो एरिया को हम प्रोजेक्ट कर देते हैं इस डायरेक्शन में, तो आपका जो प्रोजेक्शन आएगा टोटल मिला के वो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा प्रोजेक्शन इस वाले एरिया का, या थोड़ा सा जे वाले सोचना है इसको, इसका जो प्रोजेक्शन आएगा वो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर जब आप एरिया लोगे मल्टीप्लाई बाय फोर्स करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सर डायरेक्ट एरिया वेक्टर का प्रोजेक्शन ले लेंगे ना? हाँ, वही एरिया वेक्टर का प्रोजेक्शन ही है एक तरह से, लेकिन वो बाय पार्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि एरिया वेक्टर आप बनेगा एक बार में कभी पूरा एरिया वेक्टर एक साथ। यस सर, मतलब बात तो सेम हो जाएगी क्योंकि एफ टेंजेंशियली एफ भी आ रहा है और डी ए भी आ रहा है, तो डी ए कॉस थीटा जो आएगा वो उसके पीछे वाली स्क्रीन पे आ जाएगा। सबको डी ए कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर देंगे तो पीछे वाली सरफेस आ जाएगी, तो मतलब पूरे एरिया का हमने सरफेस ले लिया प्रोजेक्शन। यहाँ आपको पार्ट पार्ट पे करना चाहिए, एक बार में आप करने का मतलब ये है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होना चाहिए कि इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, तब आप एक बार में कर सकते हो, तो आप एक बार में कर ही नहीं पाओगे ये जो एरिया है आपका। तो आपको बाई पार्ट में एरिया का प्रोजेक्शन इसका लोगे तो मतलब उसका वही हुआ, आपका कुल मिलाकर जो एरिया आएगा वो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इसको ट्राई करना सब लोग, एक बार देखना चाहिए वाला, राइट। आगे चलें। यस सर। ठीक, सबको समझ में आना है, इसको टफ तो नहीं लग रहा है? सर ये वाला थोड़ा सा लग रहा था तब। कोई बात नहीं, आपके तो यूजफुल ज्यादा नहीं है। ये नहीं आया समझ कि पाई आर स्क्वायर बाय 2 क्यों नहीं हो रहा, पाई आर स्क्वायर क्यों हो रहा? इस वाले केस में हाँ यस सर। पाई आर स्क्वायर बाय 2 पाई आर स्क्वायर तो इतना एरिया पाई आर स्क्वायर होता है ना, इतना एरिया लोगों तो पाई आर स्क्वायर तो आएगा ये, या फिर आप यस सर। बाय 2 नहीं आएगा। यस सर, उस फिगर से थोड़ा समझ में आया। ठीक है, आप लोग ज्यादा इस पे मत करो, जेई वालों को छोड़ोगे तो देखेंगे। चलो मैं आगे चल रहा हूँ। अब इसके आगे जो है गॉस लॉ मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड डाइपोल हो गया हमारा, कूलम्ब लॉ हो गया। अब इसमें जो है कैपेसिटर है, लेकिन कैपेसिटर पढ़ाने से पहले मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी आप अगर पढ़ लोगे तो कैपेसिटर आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से स्टार्ट करना चाहूँगा, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले मैं आपको बैटरी के बारे में थोड़ा बता दूं, बैटरी क्या काम करती है, और सीरीज पैरेलल वगैरह थोड़ा समझना पड़ेगा क्या क्या होता है। कुछ बोल रहे हो कृष्णा? यस सर, ये पूछ रहा था, ये नेक्स्ट चैप्टर है ना? हाँ, नेक्स्ट चैप्टर है। आज मैंने कैपेसिटर छोड़ दिया, ठीक है। यस सर। कैपेसिटर में आपको सीरीज पैरेलल भी समझना पड़ेगा और कैपेसिटर की चीजें भी समझनी पड़ेगी, तो एकदम से बड़ी प्रॉब्लम आती है एक्चुअली। तो इसमें आप सीरीज पैरेलल आराम से समझ जाओगे पहले, फिर कैपेसिटर में उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, आपको इजीली कर लोगे फटाफट, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पहले हम लोग ना ये समझ लेते हैं कि आपको चार्ज तो पता ही है, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, करंट आपका जो होता है इलेक्ट्रिक करंट, ये आपने पहले ही पढ़ा होगा, dq/dt निकालते हो आपको, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है। इसकी डायरेक्शन क्या लेते हैं हम लोग, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन opposite to that of electrons. ठीक है। कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन हम देते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या फिर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। चार्ज कुछ भी हो सकता है, वायर में तो यूजुअली आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, लेकिन जब आपके इलेक्ट्रोलाइट वगैरह आप करोगे, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करोगे, तो वहाँ पे आयन भी फ्लो कर सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, कन्वेंशनली मतलब ट्रेडिशनली हम लोग परंपरा से ये मानते हुए आ रहे हैं कि जो इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज को हम करंट का डायरेक्शन मानेंगे, हालांकि वायर में तो कभी पॉजिटिव चार्ज फ्लो करते ही नहीं। इन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव और अपोजिट, अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो करें तो अपोजिट ले लेंगे डायरेक्शन,
तो मतलब अगर कोई बैटरी वगैरह लगाई हुई है तब अपोजिट। नहीं, अगर आपको नेगेटिव चार्ज पता है कि किधर को जा रहा है मेरा, तो करंट को अपोजिट मान लेंगे उससे। अगर आपको पॉजिटिव चार्ज पता है मेरा किधर को जा रहा है, तो उसकी डायरेक्शन में मानेंगे। अगर मान लो ऐसे बोल दें कि इलेक्ट्रॉन बीम इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इलेक्ट्रॉन बीम इज गोइंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो करंट किधर को मानोगे? साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। साउथ टू नॉर्थ मानेंगे। अगर उसने बोल दिया प्रोटॉन बीम या अल्फा पार्टिकल आर गोइंग, अल्फा पार्टिकल के पॉजिटिव होते हैं, प्रोटॉन बीम पॉजिटिव होती है, कॉस्मिक रे पॉजिटिव होती है, अगर ऐसा कुछ बोल दिया उसने तो क्या मानोगे? उसकी डायरेक्शन मान लोगे फिर सेम। यस सर। ठीक है, तो ये मान लोगे। तो आई हमारा dq by dt होता है, एंड आई इज अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर। स्केलर। क्योंकि स्केलर सिस्टम वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करती। डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। इसका सिग्निफिकेंस नहीं है वैसे डायरेक्शन में कोई। क्या नहीं होता? डायरेक्शनल सिग्निफिकेंस नहीं है इसका। ओके, डायरेक्शन सिग्निफिकेंस नहीं होता है। हाँ, डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, या बोल सकते हैं डज नॉट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो डायरेक्शन काइंड ऑफ होता क्या है, क्योंकि जो हम इंड्यूस करंट देखते हैं उसको हम प्लस माइनस अब उसके हिसाब से देते हैं ना। इंड्यूस करंट तो हम इंड्यूस ईएमएफ निकालते हैं, वहां से फिर इंड्यूस करंट निकालते हैं। जैसा तो हम आउटसाइड या इनसाइड करंट को, ऐसा मतलब करंट को प्लस या माइनस लेके भी चलते हैं ना कि कितना करंट प्लस में आ रहा है इतना माइनस में। अच्छा, ओके। हाँ, एक्चुअली ये बोलना चाह रहे हैं शायद, जैसे कि मान लो एक ये वायर है और इससे करंट 5 एम्पियर आ रहा है और इससे 3 एम्पियर आ रहा है, और यहाँ पे एक वायर है तो इससे 8 एम्पियर जाएगा, है ना। इन दोनों वायर के एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा, इन दोनों वायर के बीच में कितना एंगल है। अगर ये फोर्स होते तो ये डिपेंड करता है कि इन दोनों वायर में कितना एंगल है। तो यहाँ पे एंगल चाहे कुछ भी हो, आपका ये करंट 8 एम्पियर ही होना है। तो ये हमें बोल सकते हैं कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करना है, जब डायरेक्शन का बोलना चाहिए ऐसे बोलना चाहिए। तो यहाँ पे एंगल पे डिपेंड नहीं कर रहा, आपका एंगल चाहिए 30 डिग्री हो या 60 डिग्री हो, आपका आंसर यहाँ पे 8 एम्पियर ही आने वाला है। तो इसलिए हम बोलते हैं करंट में डायरेक्शन तो होती है, लेकिन कभी ये वेक्टर नहीं होता है। ओके, ये बताओ कि ये एम्पियर जो है ड्राइव्ड क्वांटिटी है या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है एसआई सिस्टम में? So fundamental. फंडामेंटल है, फंडामेंटल है ना। आपका जो एसआई सिस्टम में 7 क्वांटिटी है, उनमें एम्पियर जो है फंडामेंटल है। तो ड्राइव कूलम जो है वो ड्राइव होगी, चार्ज है आई इंटू टी होता है, तो कूलम इज ड्राइव क्वांटिटी एम्पियर सेकेंड, लेकिन करंट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, जो इसकी यूनिट है मतलब वो फंडामेंटल है। इसकी जो भी ये है, इसकी यूनिट जो है फंडामेंटल होगी। ठीक है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि आपने सिस्टम पढ़ा होगा एम क्यू वाला, एम के एस इंटू क्यू पढ़ा होगा, और एम के एस ए लिखा हुआ सिस्टम में कई जगह पर। ऐसा सिस्टम हमारा ये फॉलो करता है एम के एस ए। तो इट इज अ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी। सर ये ए क्या है? एम्पियर। और क्यू चार्ज? क्यू चार्ज है। अगर आप चार्ज को फंडामेंटल मानोगे तो उसको हम एम के एस क्यू सिस्टम बोलते हैं, इसको फंडामेंटल मानोगे तो ए सिस्टम बोलते हैं। ऐसा ही जो इसको फॉलो करता है। ठीक है, तो ये हमारा चार्ज जो है, जो करंट है वो dq by dt है। कई बार आपको फिर अब क्वेश्चन में बोल देगा q आपका वेरी कर रहा है, q का कोई इक्वेशन दे देगा आपको, q is 2t square plus 5, बताओ करंट कितना होगा एट t equal to 2 सेकंड। तो आप निकाल सकते हो dq by dt करके, है ना। या फिर आपको ग्राफ दे देगा कि करंट आपका, चार्ज आपका ऐसे वेरी कर रहा है, तो dq by dt क्या होगा? उसका स्लोप होगा, स्लोप निकाल लोगे, वहां से करंट आ जाएगा। तो ऐसे आप इजीली निकाल सकते हैं। फिर उल्टा पूछे आपसे, आपको आई दे दे, आई आपका जो है
2t + 5 है, बताओ कितना चार्ज फ्लो हुआ 3 सेकंड में। तो q क्या होगा, i × dt, इसको इंटीग्रेट कर लोगे q आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जब होंगे तो हम दोनों चीजें कर सकते हैं, या तो आपको i निकालना होगा या q निकालना होगा, तो दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। यस सर। ओके, अब आपका मान लो कि एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कई बार कि मान लो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, या मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे भी उसकी वेलोसिटी वगैरह कैसे निकालते हैं हम लोग, केमिस्ट्री में पढ़ चुके होगे मेरे ख्याल से। यस यस सर। पढ़ चुके हो, ओके। तो मान लो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इसकी वेलोसिटी v है, तो अगर आपको इसका चार्ज निकालना है, रेडियस r है, वेलोसिटी v है, तो कितना करंट आएगा इसके हिसाब से, i कितना होगा इसका, इसके इक्विवेलेंट करंट कितना होगा। आपको एक क्रॉस सेक्शन एरिया से मानना पड़ेगा कितना चार्ज पास हो रहा है पर सेकंड, उससे आपको निकालना पड़ेगा। तो बताओ कितना करंट आएगा इस केस में। चार्ज आपका E है या Q मान लो, QV/2πr। QV/2πr। ओके, आपका जो करंट होगा वो Q/T होना चाहिए, T आपका जो होगा वो 2πr/V होगा, तो QV/2πr आएगा सही। टी टाइम में घूमेगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। सर इसमें वन यूज करना हमें प्लैंक्स कांस्टेंट होगा। क्या सर न्यूक्लियस है ना, तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल्स टू nh/2 पर। आप एग्जैक्ट निकालना चाह रहे हो, nth ऑर्बिट में वेलोसिटी कितनी होगी वो सब निकालना चाह रहे हो आप, रेडियस कितनी वो भी होगी। करना था सर। नहीं वो नहीं करना यूज, अभी केवल ऐसे बताना, ठीक है। n की टर्म में नहीं बताना, ठीक, वो n की टर्म में निकालना चाह रहे हो आप, तो ये इतना होगा, ठीक है। सर ये T/2πr/v कैसे आया? T/2πr/v कैसे आया, ये आप ऐसे मान सकते हो कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये 2πr रेडियस में घूम रहा है, तो इसको सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, 2πr/v टाइम लगेगा सर्कल कंप्लीट करने में। यस सर। सर v वेलोसिटी है ना। v वेलोसिटी है, इससे ज़्यादा टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो Q/T यहाँ से आ गया, ठीक है। यस सर। यस सर। अगर ओके, अगर आपको ओमेगा पता होता, एंगुलर वेलोसिटी दी होती, तो क्या आंसर आता आई का। QV/2π। Qω/2π। q ओमेगा/2 पर। v इक्वल टू ओमेगा कर दोगे तो ओमेगा/2π ये आएगा। और अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म में लिखना हो उसे, हमने पढ़ा होगा ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, तो वी कैन राइट q × f। सिर्फ आ जाएगा। ये भी लिख सकते हैं, तो कुछ भी आप फॉर्म में निकाल सकते हो उसे, है ना। तो ये Q/T हो गया, एक्चुअली 1/T को फ्रीक्वेंसी लिखते हैं हम लोग, यस सर। तो वही घूम के आगे दोबारा किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कैसे कैसे निकालना है। दिस इज द थिंग। चले आगे। यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी में क्या करते हैं हम लोग ना, करंट पर यूनिट एरिया ले लेते हैं, और उसको जो है जिस डायरेक्शन में करंट है उसको वेक्टर फॉर्म दे देते हैं। तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जे वेक्टर से। जे वेक्टर जो होता है एक्चुअली, जे जो होता है करंट पर यूनिट एरिया होता है, करंट पर यूनिट एरिया।
तो इसको हम बोलते हैं करंट डेंसिटी। इसकी अगर यूनिट आप निकालोगे तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होगी, डायमेंशन निकालोगे तो AL -2 आ जाएगी। आगे मूव करें। यस सर। सर ये स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर वेक्टर है। वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? यस सर। ओके। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन इसमें मूव करते हैं आपके कंडक्टर में, तो वो सीधा सीधा मूव करते हैं, कुछ और होता है, क्या होता है? जब मूव करते हैं तो एक ही डायरेक्शन में करते हैं। तो मैंने सीधा सीधा कर जाते होंगे, टकराते हो करते होंगे बीच में? सीधा थोड़े सीधा बहुत कोलिजन होते होंगे। थोड़ा बहुत होता है, काफी ज्यादा होते हैं। तो जब मूव कर रहे हैं एक ही डायरेक्शन में तो कम होंगे। क्यों? क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन आपस में, आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन तो मूव कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो उसके आगे और भी तो होंगे, केवल इलेक्ट्रॉन थोड़ी है वायर में। वायर में तो आपके मेटल के वो भी हैं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस। कटा है ना, उससे बहुत कोलिजन होंगे उसके। यस सर। प्रोटॉन से कोलिजन तो सीधा सीधा मूव नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जब भी मूव करेगा आपका, तो वो ऐसे टकराएगा बार बार। जैसे आपने गैस मॉलिक्यूल पढ़े थे ना वहाँ पे, यस सर। टकरा टकरा के कब मूव करेगा। कोई भी इलेक्ट्रॉन सीधा मूव नहीं करता, काफी ज्यादा कोलिजन वोलिजन मिलते हैं इनको। अब एक कोलिजन इस पर डिपेंड करेगा, कोलिजन डिपेंड करेगा आपके कितने उसमें इलेक्ट्रॉन कितना तेज जा रहा है, और कैटायन उसमें कितने हैं, बाकी चीजें कितनी हैं, उसको डिपेंड करेगा सबको। तो जब इलेक्ट्रॉन की आप वेलोसिटी वगैरह निकालोगे, तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी आएगी, या फिर जो टाइम है इसका, जो मान लो एक कोलिजन यहाँ पे हुआ, एक कोलिजन यहाँ पे हुआ, एक कोलिजन यहाँ पे हुआ, एक कोलिजन फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, फिर यहाँ पे हुआ, तो इन दोनों के बीच में कुछ टाइम होगा। मान लो T1 है, ये T2 है, ये T3 है। इसका अगर मैं एवरेज लूँ तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अगर मैं T1 + T2 + T3 वगैरह का एवरेज लेता हूँ, उसको क्या बोलते हैं, पता है किसी को नाम? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी, रिलैक्सेशन सर टाइम। वेलोसिटी होती है, हाँ एवरेज कोलिजन टाइम। हाँ, वहाँ पे हम लोग एवरेज कोलिजन टाइम बोलते थे, रिलैक्सेशन टाइम। यहाँ पे हम लोग बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। टाउ बोलते हैं उसको। टाउ बोलते हैं ना, तो टाउ मैंने इसलिए टाउ लिखा था, आपको तो याद आ गया। तो यहाँ पे हम जो बोलेंगे उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे। तो रिलैक्सेशन टाइम जो होता है आपका, वो आपका डिपेंड करेगा कि कितने कोलिजन हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, आपका उस पर डिपेंड करेगा। तो ये अभी हम निकालेंगे कि इसमें रिलैक्सेशन टाइम वगैरह और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो ये बोल रहे थे आप लोग की, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, वो भी निकालेंगे। रिलैक्सेशन टाइम इज द एवरेज टाइम बिटवीन द टू कोलिजन्स, ठीक है, इसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालने की कोशिश करते हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी क्या होती, कितनी होती है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ इसमें? आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला, इसका मतलब क्या होता है? सर की आवाज थोड़ी वाइब्रेट कर रही है। यस सर। कम आ रही है या वाइब्रेट कर रही है? सो वाइब्रेट नहीं, वाइब्रेट मतलब गूंज से रही है थोड़ी इक्वल कर रही है। ओके बेटा, सेकंड। ओके, अब देखो अभी साफ आ रही है, बेटर है। यस सर। बेटर है। ओके, क्लियर नहीं हुआ अभी पूरा? आवाज दबी दबी से आ रही है बस। तो BC आ रही है। ओके, बाकी लोगों को दबी आ रही है? यस सर। तो BC आ रही है, इसको मैं चेक करूँ एक बार। अभी देखो, अभी आवाज बढ़ रही है, घट रही है? आवाज कम हुई, ज्यादा हुई? सबसे बड़ी। सर अभी भी वैसे ही है। अभी भी कम है?
सौमिल कह रहे हैं बड़ी है। यस सर। सौमिल बड़ी है सेम है नहीं? सर थोड़ा सा इंक्रीज है। अच्छा, इसमें एक्चुअली बटन था मैंने घुमाया है, अब मुझे नहीं पता मैंने कम की तरफ को घुमाया है ज़्यादा तरफ को, लेकिन मैंने पूरा घुमा दिया। तो मैंने काफ़ी कम आ रही है क्या? नहीं सर सर अब ठीक है थोड़ी थोड़ा। ठीक आ रही है। थोड़ा ठीक आ रही है। अच्छा चलो चलो उसको देखते हैं फिर, ठीक है। हाँ मैं पूछ रहा था आप लोगों से कि आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात कर रहे थे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखते हैं क्या होती है, क्या होती है इसको बताया ये सब बोर्ड के कंसेप्ट हैं। अभी आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो सीधा मूव नहीं कर रहा, टेढ़ा मेढ़ा जाकर घूम घाम के मूव कर रहा है ना। तो जो मान लो यहाँ से यहाँ तक मुझे आना है इलेक्ट्रॉन को, तो उसकी स्पीड तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा हो। सर ये तो एवरेज वेलोसिटी होती है ना, जिससे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं पॉजिटिव। बिल्कुल ये एवरेज वेलोसिटी होगी है ना, हो सकता है इलेक्ट्रॉन बहुत तेज मूव कर रहा हो, हो सकता है 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा हो, मुझे नहीं पता स्पीड कितनी होगी है ना, जितनी भी होगी मान लो, तो मान लो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन अगर उसे 100 मीटर चलना है तो 1 सेकंड में नहीं पहुंचेगा, वो ज़्यादा टाइम ले लेगा क्योंकि बार बार टकरा रहा है। तो जो एवरेज स्पीड यहाँ पे आपकी आएगी उसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इट इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी with which electron get drifted toward the positive end of the पॉजिटिव एंड, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लोअर से हाई पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं, इसलिए बोलते हैं टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर under the influence of external applied इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अपने फील्ड के कारण नहीं, जो बाहर से उसको फील्ड लगेगा, एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक। सर ये इंसुलेटर में क्यों नहीं देखते, उसमें भी तो मूव करते हैं, यहाँ आसानी से नहीं कर पाते बस। हाँ तो होगा उसमें भी होगा, कम होगी उसमें। देखो अगर कोई मान लो आपने कंडक्टर रखा हुआ है या इंसुलेटर रखा हुआ है और कोई बैटरी नहीं लगाई आपने, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी आएगी फिर? जीरो। एवरेज वेलोसिटी जीरो आ जाएगी, सब इलेक्ट्रॉन कोई इधर भागेगा कोई उधर भागेगा, अपने सब अलग अलग डायरेक्शन में भागेंगे, तो जीरो आ जाएगी। लेकिन जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तब ज्यादातर जो है एक तरफ को भागेंगे इलेक्ट्रॉन वगैरह आपके, उस केस में आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ सकती है। उस केस में हम जो एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो उसको बोलेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो इंसुलेटर में भी होगी कृष्ण, ऐसे नहीं होता इंसुलेटर में, किसने बोला? तो डाउट है आपको? क्या सर? मैं कह रहा हूँ इंसुलेटर में भी होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ऐसा नहीं होता, इंसुलेटर में भी होती है। यस सर, उसमें भी तो फ्लो आसानी से नहीं कर पाते, पर करते तो उसमें भी है। हाँ तो होती है, तो वैल्यू इनकी वैल्यू होती है ना, अलग अलग वैल्यू होती है सबकी, अपनी वैल्यू आएगी। सर इसमें आपने कंडक्टर के लिए लिखा है ना, इसीलिए। अच्छा हमारे यूजुअली कंडक्टर में वायर की बात करते हैं ना, हमें तो करंट में फ्लो कराना है, ठीक है। इंसुलेटर में भी होगा। अब मुझे लग रहा है उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, रश्मि कैंडिडेट को बिल्कुल चुनी हुई एक एक शब्द चुन चुन के चलो कोई नहीं, मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता डेफिनेशन वगैरह, आप देख लिया करो, डेफिनेशन में रफना लिखवा देता हूँ आपको, जो आपके काम आने वाली। चलो आगे चलते हैं। तो मैं ये करता आपको कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लो इलेक्ट्रॉन जो है जा रहा है, ठीक है, टकरा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो क्या करोगे आप लोग, जो आपका इलेक्ट्रॉन है इसकी जो वेलोसिटी होगी
मान लो इसने कोई वेलोसिटी एक्वायर करी भाई, ये यहाँ से यहाँ तक टकराया, उसको मान लो टाइम लगा कुछ, सपोज वो टाइम टाउ 1 लगा, ठीक है, मान लो इसे टाउ 1 टाइम लगा और यहाँ पे टाउ 2 टाइम लगा, इन सब का एवरेज टाउ आएगा, और टाउ 3 लगा, ऐसे टाउ 4 लगा। तो इलेक्ट्रॉन के जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इधर को भाग रहा है, ठीक है। तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो तो एक्स डायरेक्शन में होगा, दो कोलिजन के बीच में, है ना। वाई में तो एक्सेलरेशन हो नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी होगी पहले कोलिजन के बाद, v1 जो होगा, यहाँ पे मान लो v1 वेलोसिटी आई, v1 वेक्टर विल बी इक्वल टू u1 वेक्टर प्लस a इंटू टाउ 1, ठीक है। Yes, sir. यस सर। यस सर। ऐसे होगा, ऐसे ही आप उसके बाद निकालोगे कि आपका जो मान लो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, या आपकी जो यहाँ पे वेलोसिटी है, फिर ये आगे मूव किया, तो हमेशा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो फिर एक्सेलरेशन न्यूटन्स लॉज यहाँ पे वैलिड होंगे। न्यूटन लॉ वैलिड होते हैं, न्यूटन लॉ वैलिड होंगे। हम मैक्रोस्कोपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन इतना मैक्रो भी नहीं है कि न्यूटन लॉ वैलिड ना हो यहाँ पे। यहाँ पे कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन्स की कंसीडर कर रहे हैं ना। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन न्यूटन लॉ वैलिड नहीं होता, इलेक्ट्रॉन क्वांटम में आ जाएगा। डी ब्रोगली और क्वांटम, क्वांटम मतलब वेव नेचर वगैरह की बात कर रहे हो, फिर ऐसा नहीं है, अपने यहाँ पे ड्यूअल नेचर की बात कर रहे हैं हम लोग, पार्टिकल नेचर भी तो होगा उसको, हम पार्टिकल यस नेचर सर, पार्टिकल नेचर कर सकते हैं सर। पार्टिकल नेचर को ट्रीट करेंगे उसको, ठीक है। तो भाई ये इलेक्ट्रॉन मान लो इतनी वेलोसिटी ने एक्वायर कर ली, ऐसे दूसरा इलेक्ट्रॉन था कोई, उसकी स्पीड u2 थी, उसने जो वेलोसिटी एक्वायर कर ली होगी u2 प्लस a सेम होगा, दोनों का डिफरेंट होगा इलेक्ट्रॉन्स का, सेम ही होगा। सेम होगा। सेम होगा। a हमारा जो होगा फोर्स बाय मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है दोनों का, फोर्स होगा q इनटू e, अब q भी सेम होगा, e के बराबर सर होगा। अगर ए सेम नहीं हुआ तो फिर इक्वेशंस ऑफ मोशंस लग जाएंगी, नहीं लगी बात। नहीं, अगर a डिफरेंट होगा तो फिर आपको, अभी हम इसे ऐड करेंगे तो ऐड नहीं कर पाओगे, फिर आप a1 a2 a3 आ जाएगा, फिर आपको सर वैसे ए डिफरेंट होगा भी नहीं। डिफरेंट हो नहीं सकता ना, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट, क्योंकि आपका क्यू सेम है, इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन का क्यू तो सेम होगा, मास भी सेम होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक ही है, ये तो सेम ही आएगा सबको, यस। ठीक है। तो आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये आएगी, ठीक है। अगर मैं इनका एवरेज ले लूँ सबका कि टाउ जो टाइम लगा मैंने इस टाइम में कितनी वेलोसिटी सबने एक्वायर करी, तो मैं इनकी वेलोसिटी अगर एवरेज ले लूँ कितना आएगा वो, मैंने वी निकाल देता हूँ, यहाँ पे जो वी आएगा आपका, इनका मैं सम करूँ तो कितना आएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4, एंड सो ऑन, प्लस a tau 1 प्लस tau 2 प्लस tau 3 प्लस tau 4 एंड सो ऑन। अब u1 u2 जो वेलोसिटी हैं, दे आर द वेलोसिटीज बिफोर कोलिजन, नो सॉरी, बिफोर अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनकी जो इनिशियल स्पीड से मूव कर रहे थे, इनका वेक्टर सम कितना आना चाहिए, 0। इनका वेक्टर सम 0 आना चाहिए, क्योंकि ये इनिशियल स्पीड है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लगना शुरू नहीं हुआ था। इलेक्ट्रिक फील्ड लगने के बाद एक्सेलरेशन आ गया, तो अब स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, तो इनिशियल स्पीड आपकी जो होगी ये 0 आएगी। तो अगर मैं v निकालूं, ये v नहीं है, एक्चुअली v निकालूं उसका एवरेज लेना पड़ेगा मुझे, n से डिवाइड कर लेता हूँ। एवरेज वेलोसिटी अगर मैं निकालूं आपकी तो ये आएगी, एंड दिस इज 0, तो ऑब्वियसली 0 है, तो v हमारा जो आएगा इट इज इक्वल टू 0 प्लस tau 1 प्लस tau 2 प्लस tau 3 डिवाइड बाय n। तो मल्टीप्लाई बाय a था यहाँ पे, इसको मैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोल सकता हूँ, इसको भी है ना, इसको मैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बोल सकता हूँ। तो ये मेरा a इंटू टाउ हो गया, तो मेरी जो v है वो a इंटू टाउ आया, और a मेरा जो है वो e इंटू ई
डिवाइड बाय m इंटू टाउ। तो v जो है मेरा, अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूँ तो ऐसा कुछ आएगा, इसका एक्सेलेरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ये लिख सकता हूँ। सर स्मॉल ई क्या है ये? क्या ये सर ये एक्सेलरेशन, नीचे स्मॉल ई जो है, स्मॉल ई। स्मॉल चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नीचे लिखते हैं ना यूजुअली, क्यू। हाँ यस सर। तो फोर्स आ सर गया लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। ओके, फोर्स हमारा आ गया E इंटू ई और डिवाइड बाय मास किया, यहाँ पे था ना Q इंटू ई। ओके सर। तो ये हमारा एवरेज वेलोसिटी आ गई। अब मुझे मान लीजिए कि करंट निकालना है, तो करंट कैसे निकालूंगा मैं? मुझे करंट निकालना है, करंट और ये एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। मुझे आई निकालना है, मुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है। आई क्या होगा? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। मान लो मैंने एक वायर ले ली, वायर का लेंथ L मान लिया, तो इसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा मुझे? टाइम कितना लगेगा? L बाई बी डी। ठीक है, अब जब Q होगा, Q कितना होगा? Q आपका चार्ज है, यहाँ पे जो चार्ज से क्रॉस कर रहा है। तो चार्ज जो क्रॉस कर रहा है, मान लो मेरा पर यूनिट वॉल्यूम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मेरे, n क्या है मेरे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। तो टोटल वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मान लो उसका एरिया A है, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? सर एन n इंटू A इंटू, एक और मल्टीप्लाई करोगे इंटू लेंथ करोगे ना, वॉल्यूम से एल। करोगे ना, यस सर। L से तो करोगे। तो यहाँ पे आपका जो I है इसको मैं लिख सकता हूँ n टाइम्स E इंटू A इंटू L डिवाइड बाय L, और BD को मैं ऊपर ले आता हूँ, लिख सकता हूँ, L से L काट सकता हूँ। तो I मेरा आ गया NEABD, नंबर ऑफ सर ये VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी में लिखा है ना, ये जो हाँ यस सर। तो I इक्वल टू NEABD काफी इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन एंड बोर्ड दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए। तो I हमारा होता है NEABD के बराबर, और BD हमारा जो होता है वो हमारा E इंटू ई बाई एम इंटू टाउ, यानी AT होता है। बस AT ध्यान रखो, ये तो आप निकाल ही लोगे फिर। ये हमारा AT होता है, A इंटू टाउ। क्लियर हो गया ये? यस यस सर। यस सर। सर सर ये U1 प्लस U2 का वेक्टर सम 0 कैसे आया था? U1 प्लस U2 को हमने ये माना था कि वो वेलोसिटी है जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया आपने, उस समय की वेलोसिटी है U1, और जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो एक्सेलरेशन आया इनटू T1 टाइम एक्सेलरेट हुआ वो। तो U1 U2 तो इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल अगर मान लो कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे भाग रहे हैं तो उसके कारण नेट वेलोसिटी तो 0 ही आएगी ना, क्योंकि रैंडम डायरेक्शन। यस सर, यस सर, यस। वेक्टर सम 0 लिया हमने। ओके, और किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। नो। एक और टर्म लिख लेते हैं, वो है मोबिलिटी। तो यहाँ पे मोबिलिटी की बात कर रहे हैं। मोबिलिटी क्या होता है देखो, मोबिलिटी मतलब इलेक्ट्रॉन कितना फ्रीली मूव कर सकता है। तो मोबिलिटी आपको जो डिपेंड करेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी ज्यादा है उस पर डिपेंड करेगा।
और इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करेगा, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो होती है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी तो आपकी जो मोबिलिटी होती है उसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो म्यू आपका जो होता है इट इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप लगाते हो कितनी वेलोसिटी कोई एक्वायर कर लेता है। तो अगर ये ज़्यादा एक्वायर कर लेता है, मोबिलिटी अगर ज़्यादा है तो उसका मतलब ज़्यादा वेलोसिटी एक्वायर कर देगा सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, और अगर कम है तो ज़्यादा वेलोसिटी आराम से एक्वायर नहीं करेगा। तो वी डी बाई क्यू हो जाएगा, वी आपका ए टी होता है तो ए इंटू टाउ बाई ई, ए आपका होता है ई इंटू ई, फोर्स आ गया बाय मास करोगे तो टाउ बाई ई से ई कट जाएगा तो ये ई टाउ बाई एन हो जाएगा, या क्यू टाउ बाई एन हो जाएगा, डिपेंड करता है। तो मोबिलिटी होता है जो मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर इज डिफाइंड एज, अभी हम जो बात कर रहे हैं मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। जब आप यहाँ का लास्ट चैप्टर पढ़ोगे, सेकंड लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर, तो वहाँ पे आप लोग मोबिलिटी ऑफ द होल की बात सर सर इलेक्ट्रिक फील्ड के ज़्यादा होने तो मोबिलिटी कम कैसे है, वो तो ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, मोबिलिटी मतलब तेज भागेगा, लेकिन आप इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो डिपेंड करेगा। आप मान लो इलेक्ट्रॉन है, किसी में इलेक्ट्रॉन बहुत ठूस के भरे हुए हैं और किसी में इलेक्ट्रॉन आराम से भाग सकते हैं, तो मोबिलिटी ज़्यादा किसकी बोलोगे? जिसमें इलेक्ट्रॉन कम है। जिसमें इलेक्ट्रॉन भाग सकते हैं आराम से उसकी मोबिलिटी ज़्यादा बोलोगे, ठीक है? यस सर। लेकिन मान लो मैंने उस वाले में जो यहाँ ठूस के भरे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा दिया, उसके इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेज भागने लगेंगे, है ना? तो हम ये चेक करेंगे कि पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में 1 वोल्ट का जब मैं लगा रहा हूँ 1 वोल्ट पर मीटर का, तो कितना भाग रहे हैं, तभी तो मैं चेक कर कंपेयर कर सकता हूँ आपस में। वैसे कंपेयर नहीं कर सकता ना, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड लगा दिया तो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड से मैं कंपेयर कर सकता हूँ यस सर। पर यूनिट कितना भाग रहा है, ठीक? मोबिलिटी ऑफ अ चार्ज कैरियर, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज कैरियर इज डिफाइंड एज the magnitude of drift velocity acquired by the charge particle per unit applied, per unit electric field applied, per unit electric field applied। तो ये हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, ठीक है? तो इसको हम यूजुअली म्यू ई से लिखते हैं। अभी जब आप होल वगैरह पढ़ोगे तो आपने म्यू एच लिखी है। इसकी जो यूनिट होती है वो हम निकाल सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यूनिट इसकी जो है वो आपके आएगी मीटर स्क्वायर या मीटर पर सेकंड कर सकते हो आप, बहुत सारे तरीके से लिख सकते हैं। मीटर पर सेकंड इंटू न्यूटन इंटू कूलम, यानी कि आप ये मीटर सेकंड माइनस न्यूटन माइनस कूलम, ऐसे कुछ बना सकते हो और भी बना सकते हो। तो मोबिलिटी जो है आपकी ये होगी। ये बताओ मोबिलिटी हाई टेम्परेचर पे ज्यादा होगी, लो टेम्परेचर पे ज्यादा होगी? हाई। यानी हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन आराम से वेलोसिटी एक्वायर कर लेगा, यानी करंट बढ़ जाएगा, लो पे बढ़ जाएगा। सर लोअर टेम्परेचर पे ज़्यादा होगी। लो पे ज्यादा होगी, क्यों ज्यादा होगी? सर लो पे रेजिस्टेंस जो वो है, ज़्यादा होनी चाहिए। जो रेजिस्टेंस है वो कम हो जाएगी। लो टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टिविटी कम होती है सर रेजिस्टेंस। हाँ ठीक है। अच्छा ये तो ठीक है, तो आपने बता दिया। इसको भी वैसे रीजन के लॉजिकल रीजन कह सकते हैं।
अभी आपने क्या बोला? हाई टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी ना, तो ज्यादा कोलिजन करेगा। हायर टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी तो ज्यादा कोलिजन करेगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी एग्जैक्ट नहीं, थोड़ा सा सही है लेकिन अभी पूरा करेक्ट नहीं हुआ। तो उसमें वाइब्रेशन ज्यादा होंगी इलेक्ट्रॉन में। हाँ, इलेक्ट्रॉन में नहीं, जो बीच में लैटिस है ना, जो आपके कैटायन है, इनमें वाइब्रेशन ज्यादा होंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा तो इसको डिस्टर्ब करेंगे, जाने नहीं देंगे आपस में। समझ लो, जो कैटायन है ये वाइब्रेट करेंगे, ये वाइब्रेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को आराम से मूव नहीं करने देंगे, इसलिए आराम से इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करता है। समझ में आया? सर लो टेम्परेचर पे ज्यादा होगी या हाई पे? लो पे ज्यादा होगी, क्योंकि लो पे आपके ये वाइब्रेशन कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन आराम से मूव कर पाएगा, तो लो पे हाई होगी। सर रेजिस्टेंस से कुछ रिलेट नहीं कर सकते? रेजिस्टेंस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। कर सकते हैं, बोलते हैं रेफरेंस तो कर ही सकते हो, तो कर ही लोगे अभी भी आप, लेकिन मैं कॉन्सेप्चुअली पूछ रहा था आपसे। समझ में आ सकते हैं? यस सर। फिर फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो कोलिजन भी ज्यादा होगा। अगर फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो हाँ, ज्यादा कोलिजन होंगे। भाई इलेक्ट्रॉन तेज भागेगा कोलिजन ज्यादा करेगा। यस सर, ज्यादा चांस। हो सकता है। ठीक है, चलो तो अभी यहीं तक पढ़ते हैं। तो इसमें जो कुछ कंसेप्ट हैं आपको अब थोड़ा सा आगे के लेवल पे पढ़ाने पड़ेंगे, ये तो बोर्ड वाले हो गए, बाकी अगली क्लास में करते हैं कंटिन्यू इसको। ठीक है, और टेस्ट में आपका गॉस लॉ पूरा हो गया और ये भी हो गया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, ओके चलो। क्वेश्चन पूछ लो। हाँ, डाउट हो तो डाउट सर बाकी लोग लीव कर सकते हैं। इसको इसमें डाउट है तो दूसरा किसी को डाउट है तो जो भी पढ़ा है। सर एक गॉस लॉ का क्वेश्चन है बस। गॉस लॉ का पूछो। सर जैसे एक स्फेरिकल शेल है किसी चार्ज का, और उसके सेंटर पे एक और चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, तो इस पे तो नेट फोर्स 0 होगा, पर बाहर भी एक चार्ज हमने रख दिया है सेल के बाहर, तो उस पे नेट इसकी वजह से कितना चार्ज होगा या नेट फोर्स 0 होगा, क्या होगा फिर? इसमें भी चार्ज है। हाँ यस सर, वो चार्ज है। देखो इसकी फील्ड लाइन तो बाहर जा नहीं सकती, इसकी फील्ड लाइन तो यहाँ से निकलेंगी, यहाँ खत्म यस होगी, सर, यस इसके सर। कारण तो फोर्स होगा नहीं। जो ये चार्ज होगा बाहर वाला, इसके कारण फोर्स हो सकता है इसके कारण बाहर हो वाले सकता का के कारण होगा। है। हाँ, हो सकता है, मतलब कहीं अपने हमारे चार्ज सर इसका नेट फोर्स 0 था। क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। एग्जैक्ट क्वेश्चन बताओ क्या है। एक मिनट सर। सर क्वेश्चन है, सर क्वेश्चन है कि a thin metallic spherical shell contains a charge q on it. A point charge q is placed at the center of shell and another charge q1 is placed outside in figure. All the three charges are positive. The force on the charge at the center is? फोर्स एट सारी पॉजिटिव है। उल्टा पूछ रहे हो आप, इसके कारण सेंटर में पूछना चाह रहे हो आप, चार्ज फोर्स कितना लगेगा। यस सर, यही पूछ रहा था। सेंटर में तो अभी हमने देखा ना, सेंटर में तो ये फील्ड है आपकी, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा आपका। इसकी जो फील्ड लाइन है Q1 की, वो तो अंदर जा नहीं सकती, इसकी तो इसके कारण तो फोर्स लग नहीं सकता। सर ऐसा क्या सर, मैं सोच रहा था कि जो बाहर है उसकी वजह से कोई फ्लक्स होगा नहीं, तो उसकी वजह से कोई फील्ड या फोर्स होगा नहीं, नेट फोर्स 0 हो जाएगा आप बोल सकते हो, आप बाहर बोल वाले सकते चार्ज के कारण। हो। हाँ, आप ऐसा बोल सकते हो, इसके कारण तो कोई होगा नहीं, और बाकी जो ये वाला होगा, इसके मान लो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में Q1 आया Q2 आया, जैसे भी निकाल के Q1 Q2, तो यहाँ पे -Q आ जाएगा चार्ज, इनफैक्ट एक्चुअली -Q आ जाएगा, Yes, तो sir. बचेगा चार्ज Q प्लस Q यहाँ पे आ जाएगा बाहर वाले सरफेस पे। ठीक है, अब Yes, sir. इसका फ्लक्स भी अंदर क्रॉस नहीं कर सकता मेटल को, तो ये भी अंदर फ्लक्स जाएगा नहीं, तो इन दोनों Yes, का sir. फ्लक्स अंदर जा नहीं सकता, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इनके कारण अंदर हो नहीं सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो Yes, sir. इसके कारण होगा। और ये वाला चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इसका जो होगा वो सेम
वो होगा मैंने सिमेट्रिक होगा, कैंसिल कर जाएगा नेट। यस सर सॉलिड स्फीयर में भी ऐसे ही होता। सॉलिड स्फीयर किस तरह का, कंडक्टर या नॉन कंडक्टर? सर कंडक्टर होता तो कंडक्टर होता तो यही होता, कंडक्टर में क्या होता है उसमें भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा कंडक्टर, लेकिन यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता कंडक्टर सर में, यहाँ पे इसमें चार्ज क्वेश्चन ये सर इसमें क्वेश्चन में दे रखा है मेटालिक स्फेरिकल, मतलब कि कंडक्टर है, कंडक्टर है, कंडक्टर मान रहे हैं। मतलब कंडक्टर। अगर सर कोई इंसुलेटर होता तो उसमें क्या होता? अगर इंसुलेटर होता तो क्या होता है, इंसुलेटर में तो कुछ भी हो ये सकता है, सर इंसुलेटिंग इंसुलेटर में स्फेरिकल तो शेल होता। इंसुलेटर में कुछ भी हो सकता है, आपको बताना पड़ेगा उनको कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। इंसुलेटर मान लो उल्टा सीधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पे ज्यादा चार्ज इकट्ठा हो गया, कुछ भी हो सकता है ना, तो यस सर कहीं पे भी कुछ भी हो सकता है, तो आप बताना पड़ेगा उनको कि कंडीशन क्या है वहाँ पे इंसुलेटर में, वो आप निकाल नहीं सकते सर हैं। ऐसा हमें तो नहीं देंगे ना। नहीं नहीं, वो बता देंगे आपको कि अगर इंसुलेटर है तो बोलेंगे यस यूनिफॉर्मली चार्ज है इंसुलेटर। ओके सर और क्या होता यस सर सर मैं पूछूं? है? सर इसका डायग्राम नहीं बन रहा सर, वो में से एक पर्सन 30 मीटर नॉर्थ चलता है, उसके बाद 20 मीटर ईस्ट, उसका 30 √2 मीटर साउथ वेस्ट, तो सर डिस्प्लेसमेंट बतानी है ओरिजिन से। ठीक है, डायग्राम नहीं बन रहा। तो जैसे 30 सर रूट टू है ना आपका, 30 रूट टू को कंपोनेंट में ब्रेक कर लो, 30 रूट टू ऐसे होगा आपका साउथ वेस्ट। 30 रूट टू को ब्रेक कर लो कंपोनेंट में, तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा, वेस्ट में कितना आएगा और साउथ में कितना आएगा, कितना आएगा बताओ। सर आई कैप और जे कैप में कर रहा हूँ, कॉस 45। हाँ ये सर। तो 30/√2 हो जाएगा, 30 आ जाएगा, ये भी 30 आ जाएगा, ठीक है। सर वो 30 कैसे आ जाएगा? वो भी तो कॉस साइन 45 करोगे तो भी वही आएगा 1/√2, हाँ यस सर, ठीक है सर। दोनों 30 आएंगे तो इनका मैग्नीट्यूड 30√2 आएगा। यस सर। तो अब देखो ये 30 आया, यानी कि ये जो है ये 30 इस साइड को है, यानी ये चीज़ 30 होनी चाहिए आपकी, और ये चीज़ भी 30 होनी चाहिए, तो यानी ये इस लाइन पे तो यहीं पे आएगा बिल्कुल, लेकिन ये वाला थोड़ा सा आगे चला जाएगा तो ये यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ये जो आपका बनेगा एक्चुअली ये ऐसे बनेगा फिर, इसी लाइन पे बनेगा ऐसे, तो ये 10 आ जाएगा डिस्टेंस आपका यहाँ पे। यस सर क्लियर। सर एक और है बोलो। सर, इसमें ये समझ नहीं आ रहा सर कि सर ये एरोप्लेन का दे रखा है सर 400 मीटर नॉर्थ, इसका भी डायग्राम नहीं पता सर। 300 मीटर साउथ। 400 नॉर्थ, 300 साउथ। यस सर। उसके बाद 1200 मीटर अपवर्ड्स। 400 मीटर किधर को, अपवर्ड। अपवर्ड यस सर। ऊपर चला जाएगा तो ऊपर ऐसे कुछ आ जाएगा ना, ऊपर की ऊपर ऐसे। तो क्या पूछना, डिस्प्लेसमेंट? यस सर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से निकाल रहे हैं हम लोग। यस सर, अब तो हो ही जाएगा, वो 100 बच जाएगा सर। हाँ हो जाएगा। आ जाएगा उससे, ठीक है। और बताओ, हो गए सर। अब हो गए? सर यही दोनों में डायग्राम ही नहीं बन रहा था। अच्छा, हाँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये, कॉम्प्लेक्स है थोड़ा। ओके, और बताइए डाउट किसी का? चलो कंप्लीट हो गया। सर इस टाइप के भी तो पूछे जाते होंगे ना? हाँ ये तो आते ही क्वेश्चन, सबके आते हैं, सब में पूछे जाते हैं। ओके सर। हाँ जी, कोई डाउट पूछा था कुछ? सर शेल के अंदर जो कोई पार्टिकल रखती है वो कोई उस पर कोई फोर्स नहीं लगता और कोई फील्ड नहीं होता उसमें। सर ये शेल ज्योमेट्रिकल शेल होता है ना, उसमें ही होगा ऐसा, सिमेट्रिकल जिसकी कोई सिमेट्री हो। नहीं, सिमेट्रिक कोई जरूरी नहीं सर, टेढ़ा मेढ़ा भी चल जाएगा। गॉस में तो वहाँ पे चल वैल्यू हो जाएगा। गई, यस सर। ऐसा तो आप कोई बोलोगे टेढ़ा तो। मेढ़ा शेल बना दे उसके अंदर फिर भी फील्ड जीरो होगा। हाँ फील्ड तो भाई जीरो क्यों होता है, फील्ड का जीरो का रीजन तो वो होता है ना यहाँ पे जो ये सारे इलेक्ट्रॉन भाग भूग के बराबर कर लेते हैं, तो यहाँ भी कर लेंगे, यस सर। तो यहाँ पे भी कर लेंगे, तो वहाँ भी कंडीशन आएगी, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पे भी जीरो होगा। इसमें तो जीरो होगा ही होगा ना मेटल के अंदर। यस सर उसमें तो यस, और बताइए किसका डाउट है? नहीं है,
नो सर। ठीक है, Good night, sir. यस, गुड नाइट ऑल ऑफ यू, तैयारी करो सब टेस्ट की। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट एंड बाय ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर।